Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे हम 2022 के PYQs देख रहे हैं। चलिए बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। तो हम यहाँ पर थे इस क्वेश्चन पे। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:13 आवर्स, मतलब 2:30 बजे उसने अपने घर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 2:30 बजे उसने घर से स्टार्ट किया, ठीक है। एंड ड्रोव टू अ विलेज, एक गांव गया वो। अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15, 3:15 बज रहा था उस क्लॉक में। जो विलेज की क्लॉक थी वो अपने घर से निकला, और विलेज पहुंचा। तो विलेज की जो क्लॉक थी उसमें ये 3:15 हो रहा था, ठीक है। ओके, आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स, तो यहाँ वो 25 मिनट्स रुका, तो 25 मिनट रुका होगा। तो अब विलेज की क्लॉक शो कर रही होगी 15:40, है ना। 25 मिनट इसमें प्लस कर दो, तो अब विलेज की क्लॉक शो कर रही होगी 15:40, ठीक है। इसके बाद ही ड्रोव बैक बाय अ डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ। अब ये जब यहाँ से वापस घर गया तो इसने दूसरा रूट लिया, ठीक है। यहाँ पे रूट अलग था, रूट 1, यहाँ पे रूट अलग है, रूट 2। अच्छा, मान लो इसका लेंथ अगर x था, मान लो ये डिस्टेंस x था, तो ये है 1.25 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। 1.25 टाइम्स बड़ा है ये रूट, है ना, फर्स्ट रूट। एट अ रेट ट्वाइस एज फास्ट, तो मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड जाने की थी v, तो यहाँ पे है इसकी 2v, है ना। 2 गुना स्पीड से गया, 2 गुना फास्ट गया। आफ्टर रीचिंग होम एट 16, तो 4 बजे ये घर पहुँचा। 4 बजे घर पहुँचा, मतलब जब घर पहुँचा तो उसकी घड़ी में 4 बज रहा था, उसके घर की घड़ी में 4 बज रहा था, ठीक है। एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम, द विलेज क्लॉक इज इतने मिनट स्लो, इतने मिनट्स फास्ट, इतने मिनट्स फास्ट, इतने मिनट स्लो, है ना। तो बेसिकली हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो विलेज की घड़ी है ना, ये कुछ अलग है, या तो स्लो है या तो फास्ट, हमको नहीं पता क्या है, बट आपको बताना ही क्या है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो एक्चुअली में इसने डिस्टेंस कवर किया x और इसकी स्पीड थी v, तो टाइम कितना लगा होगा रूट 1 में? रूट 1 में इसने टाइम कितना लगा होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/v टाइम लगा होगा, है ना। अच्छा, अगर हम घड़ियों के हिसाब से देखें, मान लो ये घड़ी के हिसाब से देखें, तो बेसिकली अगर एक्चुअली में ये देखें तो 45 मिनट दिख रहा है मेरे को, है ना। आधा घंटा यहाँ पे, आधा घंटा 3 बज जाएगा, 2:30 से आधा घंटा 3 और फिर 15 मिनट ये। तो एक्चुअली में हम देखें तो पहले रूट में 45 मिनट मेरे को दिख रहा है, 45 मिनट्स, बट 45 मिनट्स एक्चुअल तो है नहीं, है ना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि ये जो घड़ी है वो x मिनट्स फास्ट है, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि लेट्स अज्यूम यहां पे लिख देता हूं, लेट्स अज्यूम विलेज क्लॉक इज x मिनट्स फास्ट। ये x मिनट्स फास्ट है ना, ठीक है, समझ में आई। x मिनट्स क्या है? फास्ट है। अच्छा, x मिनट्स फास्ट होने का क्या मतलब है? फास्ट मतलब एक्चुअली में जो टाइम है वो कम हो रहा है, बट ये ज़्यादा दिखा रही है ना। तो ये जो 45 मिनट जो ये डिफरेंस आया है, क्या एक्चुअल टाइम 45 मिनट होगा कि 45 मिनट से कम होगा? तो ऑब्वियस आंसर है 45 मिनट से कम होगा, है ना, कम होगा, क्योंकि ये तो घड़ी फास्ट है ना, एक्चुअल में टाइम तो कम हुआ है ना। तो बेसिकली रूट वन में जो इसको टाइम लगा है वो 45 मिनट्स नहीं है, वो 45 माइनस x मिनट्स है। x मिनट्स इसलिए क्योंकि ये x मिनट्स घड़ी फास्ट है ना। इतना टाइम उसको लगा है रूट 1 में, एंड दैट इज नथिंग बट x/v, है ना, x/v। सिमिलर तरीके से रूट 2 में अगर हम देखें, रूट 2 की बात करते हैं, तो रूट 2 में ये हमको घड़ी पता है ये x मिनट फास्ट है ना। मतलब टाइम जो है वो 15:40 नहीं हुआ है, 15:40 थोड़ी हुआ है, हो सकता है 15:35 हुआ हो या 15:30 हुआ हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 मिनट का, है ना। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 मिनट आ रहा है। तो एक्चुअली में 20 मिनट थोड़ी लगा होगा, उसको 20 मिनट से ज्यादा लगा होगा, क्योंकि यहाँ 15:40 थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो हो सकता है 15:30 हो रहा हो या 15:35 हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। x मिनट फास्ट माना है ना हमने। तो बेसिकली ये जो टाइम आया रूट 2 में,
दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स कैसे आया है? 15:40 से लेकर 4 बजे तक कितने मिनट्स हुए? 20 मिनट्स हुए। बट एक्चुअली में उसको 20 मिनट्स थोड़ी लगा है, एक्चुअली में तो उसको 20 मिनट से x मिनट ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये घड़ी तो फास्ट है ना बेटा, ये वाली 15:40 वाली घड़ी तो फास्ट है x मिनट्स, तो एक्चुअली में टाइम तो कम हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल टाइम कम हुआ है, बट ये ज़्यादा दिखा रहा है ना, तो इसीलिए इसको टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगा है, दैट इज 20 + x। और वो कितना लगा होगा? ये डिस्टेंस कितना है? 1.25, तो 1.25 x अपॉन स्पीड कितनी है? 2v, दैट इज 2v। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना कुछ है ही नहीं इसमें, देखो कैसे, ये हटा दो पॉइंट यहाँ से, 125/200 इंटू x/v, और x/v की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, x/v इज नथिंग बट, ये x/v आएगा ना यहाँ से, देखो ये x/v इज नथिंग बट 45 - x, तो यहाँ पे रख दो 45 - x। इसको सॉल्व करो, 20 + x इज इक्वल टू 25 5 जा 125, और ये क्या आ जाएगा? 25 8 जा, है ना, 5/8, तो इससे 8 मल्टीप्लाई करो और इससे 5 मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 160 + 8x इज इक्वल टू 45 × 5 कितना होता है? 5 5 × 25, 5 4 × 20 + 2 225, 225 - 5x, तो ये इधर ले जाओ, 13x इज इक्वल टू 225 - 160, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 6 गया 65, ये आ गया 65, तो x आ गया 5 मिनट्स। तो बेसिकली जो हमने माना था दैट वाज करेक्ट। ये जो विलेज की घड़ी है दैट इज़ 5 मिनट्स फास्ट, ये जो घड़ी है दैट इज़ 5 मिनट फास्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना, क्लियर है बात, समझ में आई? तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ 5 मिनट्स फास्ट। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। 6 पर्सन ए बी सी डी एन एफ आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ राउंड टेबल, है ना, तो एक राउंड टेबल है, 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस बैठे हैं, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये बताना है हमको। इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी। अच्छा, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो बी जो है वो सी के अपोजिट बैठा है, और डी जो है वो ई के अपोजिट बैठा है, डी जो है वो ई के अपोजिट बैठा है, ठीक है। एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जो एफ है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी में है, मतलब यहाँ पे होगा ये, इसका मतलब ये गलत है ना। एफ जो है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, और क्या बोल रहा था हमसे? और हमसे बोल रहा था डी इज अपोजिट टू ई, डी ये है और ई ये है ना। तुमसे पूछ रहा है ए कहाँ बैठा है, तो ये यहाँ हो सकता है ना। हु इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ये हम नहीं बता पाएंगे, डेटा इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि भाई ई और डी अपोजिट बैठे हैं, तो डी यहाँ पे भी हो सकता है और ई यहाँ पे भी हो सकता है, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए में तो ई भी आ सकता है और डी भी आ सकता है ना, तो डेटा सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए। समझ में आ रही बात? बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट, क्लियर है। कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा? मनीषा इज 25 ईयर्स यंगर देन हर मदर, तो लेट्स से मनीषा की जो एज है, लेट्स से जो मनीषा है उसकी एज x है, ठीक है, और उसकी मदर की एज y है, तो मनीषा जो है दैट इज 25 ईयर्स यंगर देन हर मदर, मतलब x इज इक्वल टू y - 24, 24 साल छोटी है ना, यंगर है। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x + 5 और मदर की हो जाएगी y + 5। 5 साल बाद देयर एजेस आर इन द रेशियो एंड हर मदर विल बी इन रेशियो 3:5, तो एक और इक्वेशन मिल गई हमको, x/y अपॉन y + 5 इज इक्वल टू 3/5।
तो 2 इक्वेशन है हमारे पास और 2 अननोन्स हैं, सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है डेफिनेटली, है ना। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। एज ऑफ मनीषा तो ऐसे ही निकाल पाओगे ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तभी निकाल पाओगे। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 6 लेक्चर्स A, B, C, D, E and F each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM and 2 PM, है ना। तो 6 लेक्चर्स हैं A, B, C, D, E, F 8 से लेकर 2 बजे तक, 1 घंटे के हैं सबके सब। 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, फिर 10 से 11 होगा, 11 से 12 होगा, 12 से 1 होगा और 1 से 2 होगा, है ना। ये सारे लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स, क्लियर है, ओके। हमसे पूछा गया विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड में कौन सा है। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है ना। उसके लिए हमको 2 स्टेटमेंट दिए, हमको ये देखना है क्या हम इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये चीज़। लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। तो जो एफ है उससे पहले होता है ए और उसके बाद होता है सी, है ना। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, तो बी के बाद कोई लेक्चर नहीं, मतलब बी आखिरी लेक्चर है। 6 लेक्चर्स है ना टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, बी के बाद कोई नहीं है, ठीक है। एफ के पहले ए और बाद में सी है, तो वो तो ऐसे भी हो सकता है, एफ के पहले ए बाद में सी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो कोई गारंटी नहीं है कौन सा हो, तो हम नहीं बता सकते थर्ड में कौन सा है। थर्ड पीरियड में सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। वी कैन नॉट टेल विद सर्टेनिटी एंड द डेटा इज इनसफिशिएंट। बात सुन भाई, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ओके। जो ए बी सी है ये नॉन जीरो डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नॉन जीरो मतलब 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है इसकी नंबर। ए जो है वो 1 से 9 के बीच में है, बी जो है वो 1 से 9 के बीच में, और सी जो है वो भी 1 से 9 के बीच में, ठीक है। रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। ये बोल रहा है सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय ए बी सी विदाउट रेपिटेशन। मतलब ऐसे जितने 3 डिजिट नंबर बन पा रहे हैं ए बी सी से, है ना, रिपीट नहीं होनी चाहिए डिजिट। मतलब अगर ए 1 हो गया तो बी 1 नहीं हो सकता, है ना, सारे अलग अलग होने चाहिए। तो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 1332। मतलब ऐसे अगर सारे हम 3 डिजिट नंबर्स को प्लस करें तो उसका लीस्ट वैल्यू जो है वो 1332 आएगा, है ना। मेरे को बताओ सिंपल सी बात, ए बी सी से अगर हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो सबसे छोटे पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 and 3। सबसे पहले यही आएंगे 1 2 and 3, इन्हीं से नंबर बनाओ ये, है ना। ए को 1, A1 B2 C3, 1 2 3 से नंबर बनाओ सारे ऐसे 3 डिजिट, वही सबसे लीस्ट होंगे, वही सबसे लीस्ट सम देंगे, नहीं तो और तो कोई दे नहीं पाएगा। कोई भी और ऐड करोगे 2 3 4 या फिर और भी कोई बड़ा नंबर, तो वो हमेशा सम को बढ़ाएगा, है ना। तो हमने ये सोच लिया कि भाई 1 2 3 जो है ना यही हमारे डिजिट्स हैं, तो इससे नंबर बनाते हैं फटाफट। 1 2 3, 1 3 2, उसके बाद 2 1 3, 2 3 1, उसके बाद 3 2 1, 3 1 2, ये सारे हो गए नंबर्स। अब देखो ये कितना आ रहा है सम, 3 3 6 2 8 1 9 1 10, 10 और 2 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, तो यहाँ पे आ गया 13। फिर 1 1 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 1332। ये लीस्ट पॉसिबल सम है, मतलब लीस्ट पॉसिबल जो सम है दैट इज अ 4 डिजिट नंबर एंड विच इज 1332। तो पहला तो आंसर सही है। और दूसरा, द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 888, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए बी सी को हमने लीस्ट नंबर्स लिए हैं 1 2 and 3, और उनसे भी अगर हम सारे 3 डिजिट नंबर बना लें तो जो सम आ रहा है दैट इज 1332। तो जो कोई और भी केस लोगे, कोई भी और केस लोगे, वो उसका सम हमेशा 1332 से बड़ा ही आएगा क्योंकि ना यहाँ पे नंबर बड़े आएंगे ना, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए 2 इज रॉन्ग एंड 1 इज
राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल है, एट पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है 8 पॉइंट्स हैं। बोल रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो अगर हम ये अच्छा ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो डायमीटर ही बनेगा, क्योंकि ये जब 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो डायगनली अपोजिट पॉइंट्स ही हैं सारे, तो जो भी दो लाइन को ज्वाइन करोगे वो हमेशा डायमीटर ही देगी, है ना। तो हम तो पहले एक ये लाइन को कंसिडर करते हैं, ये वाले डायमीटर को कंसिडर करते हैं, और हम देखते हैं कि इस डायमीटर की मदद से हम कितने राइट एंगल्स बना सकते हैं, है ना। तो आपको पता होगा कि जो डायमीटर है दैट सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कोई भी पॉइंट लो, वहां पे जो डायमीटर एंगल सबटेंड करता है दैट इज 90 डिग्री। समझे बात को। तो बेसिकली बचे कितने पॉइंट, 1 2 3, तो ये 3 राइट एंगल तो हो ही गए, फिर यहाँ पे 1 2 3 ये भी 3 हो गए, है ना। तो टोटल 6 हो गए। तो एक डायामीटर से 6 ऐसे बन सकते हैं, 6 राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं, है ना। 6 राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं। और ऐसे कितने डायामीटर होंगे, एक ये, ध्यान से देखना, एक ये वाला डायमीटर हो गया, फिर एक ये हो जाएगा, दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो ऐसे 4 डायमीटर होंगे, और एक डायमीटर से 6 ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 4 से कितने बनेंगे, 6 इंटू 4 दैट इज 24। बात समझ में आ रही है। समझ में आई बात, है ना। तो ये कितने हो गए, 24 हो गए, है ना, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7। तो 3 डिजिट का पिन है, 1 2 और 3, ठीक है। और इसमें पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7, इसमें 1 से लेकर 7 तक डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं। देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं, ठीक है। एनी 2 डिजिट्स डिफर ऑफ अ पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, कम से कम 2 का डिफरेंस है किसी 2 डिजिट्स के बीच में, ठीक है। हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी। तो इनमें कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है कि कितने तरीकों से आप पिन जनरेट कर सकते हो, है ना, कितने नंबर ऑफ वेज से आप वो पिन जनरेट कर सकते हो, ये पूछ रहा है। 3 डिजिट का पिन जनरेट कर सकते हो, ये पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, है ना। तो हम तो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 7 से, है ना। 7 से अगर स्टार्ट किया तो इससे पहला वाला नंबर कम से कम 2 का डिफरेंस तो होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ सकता है, और 5 से ऊपर 3 आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है ना। फिर हमने कहा एक और पॉसिबिलिटी है, 7 हो, यहाँ पे 5 हो, और यहाँ पे 3 ना होकर 2 हो जाए, क्योंकि डिफरेंस तो अभी भी 2 है या उससे ज़्यादा है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए ना, मैक्सिमम थोड़ी बोला है, तो ये 2 से ज़्यादा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर एक 7 हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 1 हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्लियर है। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है, 7 हो जाए, यहाँ पे 5 की जगह 4 हो जाए, 4 हो जाए वो भी चलेगा, क्योंकि डिफरेंस तो अभी भी 2 या 2 से ज़्यादा है। फिर 4 और आगे वाले में 2 का डिफरेंस एटलीस्ट हो, तो ये 2, ये पॉसिबिलिटी है। फिर ऐसे ही 7 4 और 1 की भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 7 4 2 7 4 1, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और 7 फिर 3 के साथ 2 और कम हो तो 1, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, है ना, 7 के साथ और कोई नहीं बनेगा, क्लियर है बात। अच्छा
फिर 5 पे आ जाते हैं। अच्छा फिर अब 6 पे आ जाते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। अब 6 पे आ जाते हैं। तो 6 पे आएंगे तो इससे जस्ट पहला वाला एटलीस्ट 4 होना चाहिए और 4 से ऊपर वाला जस्ट एटलीस्ट 2 होना चाहिए। फिर 6, फिर 4 और ये 1, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। अच्छा 6 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि 2 का डिफरेंस एटलीस्ट होना चाहिए, यहाँ तो 3 का डिफरेंस है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 6 3 और 1 वाली। इसके बाहर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके बाहर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देख लेते हैं 5 से। तो 5 और 2 दैट इज 3, 3 का 2 और 1, 5 के साथ एक ही पॉसिबिलिटी है दैट इज दिस, और 4 के साथ तो आई गेस है ही नहीं, 4 के साथ तो है ही नहीं पॉसिबिलिटी, है ना। तो कितने नंबर हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मिला के ये 10, तो टोटल 10 ऐसे तरीके हो गए, है ना, जिससे हम पिन निकाल सकते हैं। और आंसर क्या हो गया? 10। बस में ही आंसर क्या हो गया? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। तो 30 डेज में एक काम है जो 24 मैन और 12 वुमेन मिलकर करते हैं, है ना। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी कैसे करते हैं। तो मान लो कि एक वुमेन जो है वो 1 यूनिट काम, मतलब पूरा काम अकेले x डेज में कर सकती है, ठीक है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी वो वुमेन? 1/x। ऐसे ही मान लो कि 1 मैन जो है वो 1 यूनिट काम, मतलब पूरा का पूरा काम y डेज में कर लेता है ना। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? एक दिन में 1/y यूनिट काम करेगा, करेक्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितने वुमेन है? 12 वुमेन है। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x यूनिट काम कर लेती है तो 12 वुमेन कितना करेंगी? 12 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 12/x यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 12/x यूनिट काम वुमेन मिलके कर लेंगी, और 24 मैन मिलके कितना कर लेंगे? 24/y यूनिट काम मिलकर कर लेंगे। तो बेसिकली इतने यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा, है ना, इतने यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा। अच्छा पूरा काम मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब होता है टोटल वर्क, ठीक है, वो 30 दिनों में हो रहा है। तो अगर एक दिन में इतने यूनिट काम हो रहा है तो 30 दिनों में कितना यूनिट काम होगा? 30 दिनों में होगा 30 इंटू 12/x प्लस 24/y, इतना काम होगा। और ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है, क्योंकि पूरा काम क्या है? 1 यूनिट है ना। तो इससे एक रिलेशन मिल गया हमको, क्या मिल गया? 12/x प्लस 24/y इज इक्वल टू 1/30, है ना, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men and 24 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क, ठीक है। अब 12 मैन अगर लगे हैं, 12 मैन मतलब 12/y और 24 वुमेन मतलब 24/x, तो एक दिन में फिर से एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 12/y प्लस 24/x, है ना, क्योंकि 24 वुमेन है। इतने यूनिट काम होगा एक दिन में, एक दिन में इतने यूनिट काम होगा, है ना। और हमसे पूछ रहा है कि ये लोग मिलके कितने दिन में टोटल काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा, और हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन, तो एक दिन में इतना यूनिट काम होगा। तो एक यूनिट काम कितने दिन में होगा? एक यूनिट काम होगा 1/12/y प्लस 24/x डेज में। अब हम इससे तो कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते कि ये जो टाइम आ रहा है ये 30 से ज़्यादा है 30 से कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो आप तो इतने यूनिट काम एक दिन में हो रहा था, है ना। तो एक यूनिट काम 30 दिन में होता है, करेक्ट। एक यूनिट काम जो है, एक यूनिट काम मतलब
इसके लिए एक यूनिट काम क्या था, 1/12/x प्लस 24/y, ये है इतने दिन में होगा, और ये जो दिन है दिस इज इक्वल टू 30, है ना। हमको इस पे कमेंट करना है कि ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। जब तक x और y की वैल्यू नहीं पता हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में, है ना। तो डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर की, और इसकी जो ब्रेथ है ये है 8 सेंटीमीटर की, राइट। बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल टू कट शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। तो इसे 4 स्क्वायर शीट्स बनानी है, ऐसे ज़रूरी नहीं है सेम एरिया की हो, अलग अलग एरिया की भी हो सकती हैं, है ना। तो ए स्क्वायर, मान लो इसका साइड ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, 160 के बराबर, है ना, क्योंकि पूरी शीट से काटा है तो सारा एरिया मिल के इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे हम 4 शीट काट सकते हैं। तो कैसे काट सकते हैं, 160 है ना, तो 8/8 8/8 की हम 2 शीट्स काट सकते हैं, ऐसे 8/8 की 2 शीट्स काट सकते हैं। तो कितना आ गया, 64 प्लस 64 कितना हो गया, 128, और 160 में से 128 माइनस करो जरा, 10 में से 8 गया 2, 32, तो 16 और 16, 16 और 16, हाँ। तो 4 और 4 की 4 साइड की 2 स्क्वायर शीट्स और 8 साइड की 2 स्क्वायर शीट्स हम काट सकते हैं, है ना। उससे 4 स्क्वायर मिल जाएंगे और सबका एरिया मिला के कितना आ जाएगा, 160 के बराबर, है ना। ऐसे ही दूसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्राइंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्राइंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ट्राइंगुलर शीट चाहिए हमको और 10 सेम एरिया की होनी चाहिए। तो मान लो उसका एरिया x है, तो 10x इसके बराबर होना चाहिए, 160 के बराबर, तो x हो जाना चाहिए 16 के बराबर। ऐसा तो बहुत ही पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। 16 तो आ ही सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, करेक्ट। एरिया 16 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, इतना बड़ा ये जो नंबर है डिवाइडेड बाय 1261, है ना। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करते हुए नहीं बैठ जाना है ना। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑब्वियसली आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा करना भी मत। हमको क्या करना है, हम 1261 के फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले। अगर इन सब में से कोई एक फैक्टर आ गया तो मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, नहीं आया तो फिर देखना पड़ेगा। तो पहले करते हैं। अच्छा, जो भी ऐसे नंबर है ना जिसमें एंड में 1 1 आ रहा है, तो इसमें या तो प्राइम नंबर चेक किया करो फैक्टर्स में, या तो 13 या तो 17 या तो 19, है ना, ये सब चेक किया करो। तो हम 13 से चेक करेंगे। तो 1261 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 9 जा 9 3 जा 27, 117, ये 9 आ जाएगा 91, 13 7 जा 91 होता है ना। तो बेसिकली 1261 इज नथिंग बट 13 इंटू 97, है ना। तो अगर इस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे, ये बेसिकली ध्यान से देखो है क्या, 91 92 ऐसे करते करते 97 भी है बीच में, और 98 भी और 99 भी है ना। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 1261 से, दैट इज नथिंग बट 13 इंटू 97। तो 97 तो कट गया यहाँ से, बाकी बचा 13, और 13 7 जा होता है 91, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। When 70% of a number x, 70% मतलब 70/100 of x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो ये आ जाएगा 0.7x इज इक्वल टू 0.65y। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा,
यहाँ से x आ जाएगा 65/70 y, ये आ जाएगा, ठीक है। When 60% of a number x, 60% of the number x is added to another number z, the sum becomes 165% of z, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी सेम भाई 60/100 x इज इक्वल टू 65/100 z, ये यहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले जाके माइनस करो, तो x क्या आ जाएगा 65/60 टाइम्स ऑफ z, है ना। तो इसमें क्या रिलेशन क्या पूछा है, अच्छा इसमें ग्रेटर देन और स्मॉल लेस देन पूछा है। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो x है वो y से कम है ना, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये कुछ वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो x जो है वो y से तो कम है, और यहाँ पे x जो है वो z से ज़्यादा है ना, यहाँ पे x z से ज़्यादा है और x y से कम है, इसका मतलब y x से ज़्यादा है, तो y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z, क्लियर है। y इज ग्रेटर देन x, ये वाला हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू कैंडिडेट्स x एंड y contested an election, 80% of the voters cast their vote। मान लो Z वोटर्स थे, तो Z वोटर्स का 80% उन्होंने अपना वोट डाला, इतने लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। देयर वॉज नो नोटा, नोटा नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। X गॉट 56% ऑफ द वोट्स, तो x को 56%, इसके 56% मिले, किसके, इसके, तो इसका 56% क्या होगा, दिस इंटू 80/100 z, इसके 56% वोट्स इसको मिल गए, इसके, तो बचे कितने, 56% अगर x को मिल गए तो कितने बचे, 44 बचे, तो वो 44% इसको मिल गए y को। उसने बोला जो x है वो जीत गया 140 वोट से, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1440, है ना। तो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, 56/100 इंटू 80/100 z माइनस 44/100 इंटू 80/100 z इज इक्वल टू 1440, ठीक है। तो 80/100 z क्या आ जाएगा, 56 माइनस 44 कितना होता है, 12/100, 1440, है ना। तो 12 120 आ जाएगा इधर, और ये कट जाएगा यहाँ से, 430 जा, 42 जा, फिर 215 जा, और ये 3 0 नीचे, तो z आ जाएगा 15,000। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब वोटर लिस्ट थी कितनी, 15,000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट कितनी थी, 15,000, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला लेट से कि जो 5 है ना, मैंने आपसे पूछा कि जो 5 है उसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है दैट लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसको बोलने का एक और तरीका ये है कि जो 4 है, 4 इज द नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, उसमें हम ये रिमाइंडर प्लस कर दें, जो ये 1 आया रिमाइंडर, हम ये रिमाइंडर प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, तो ये नंबर 5 मिल जाएगा हमको, है ना। ये बोलने का दूसरा तरीका है, या तो ये बोलो कि जो 5 है वो एक रिमाइंडर छोड़ रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमने इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोला, हमने बोला कि जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है ना, 4 उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, और उसमें अगर हम 1 प्लस कर दें, मतलब ये रिमाइंडर प्लस कर दें तो 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको सोचो, ये बोल रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है
जो 1000 से बड़ा हो, ठीक है, जिसको हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। तो हमने उल्टा सोचा, हमने कहा हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल है, जो इन तीनों से डिविजिबल है, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है, उसमें अगर हम ये रिमाइंडर 3 प्लस कर दें तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें किया हमने, यही किया ना, ये नंबर ढूंढा जो 2 से डिविजिबल है और उसमें ये रिमाइंडर प्लस कर दिया तो नंबर मिल गया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर ढूंढ रहे हैं जो 6, 9, 12, 15 और 18 सबसे डिविजिबल हो, वो नंबर हमको मिल जाएगा और उसमें हम ये रिमाइंडर 3 प्लस कर देंगे तो हमको फाइनल नंबर मिल जाएगा जो हमको चाहिए, है ना। तो ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ इट्स एलसीएम, इन सबका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसी का फैक्टर होना चाहिए वो नंबर, तभी तभी ये सारे नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे। ये हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है। तो एलसीएम हम निकाला, हमने एलसीएम निकाला 6, 9, 12, 15 एंड 18। इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 3, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 1 2 5 1, फिर 2 और फिर 5, है ना। तो ये क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 180 आ गया, 180 आया ना, 6 6 3 ज़ा 18 और हाँ 180 आया। अब जो भी नंबर होना चाहिए जो इससे डिविजिबल है वो एलसीएम का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो सोचो ऐसा नंबर हमको 1000 के आसपास ढूंढना है जो 180 का मल्टीपल हो। तो हमने रैंडम गैस मारा, 7 6 ज़ा करते हैं पहले, 6 8 ज़ा 48 आता है, 6 1 ज़ा 6 + 4 10, 1080, यही लीस्ट आएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 8 ज़ा 40, 900 आ जाएगा। वो तो 1000 से कम है, हमको तो 1000 से बड़ा नंबर चाहिए ना। तो 186 ज़ा आता है 1080, मतलब 1080 जो है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर्स। और इसमें हम रिमाइंडर प्लस कर दें 3, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जो रिमाइंडर 3 छोड़ता है जब उसको इससे डिवाइड किया जा रहा है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि भाई पहले तो एलसीएम का मल्टीपल निकालो जो 1000 के आसपास हो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। लेट p बी अ 2 डिजिट नंबर एंड q बी द नंबर कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो p एक नंबर है, मान लो xy, और q जो है वो उसका रिवर्स है, मतलब y x इस टाइप का है, और p इंटू क्यू बोला है दैट इज 2430। तो बोला है डिफरेंस बिटवीन p एंड q बताओ। तो बेसिकली आपको p भी पता होना चाहिए और q भी पता होना चाहिए तभी बता पाओगे। तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल से। तो इसके फैक्टर निकालते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, है ना। हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसका रिवर्स ये हो, है ना। और यहाँ पे 5 है तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, इससे तो नहीं होगा, 45 तो 54 आना चाहिए। अच्छा आ तो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, है ना। तो एक ये 45 नंबर हो गया और इसके साथ ये 3 का क्यूब है दैट इज 27, 27 इंटू 2 दैट इज 54, है ना। तो ऐसे हमको मिल गया 45 एंड 54, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2430 आ जाएगा, करेक्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 का। तो आंसर क्या हो गया, 9, है ना। ये रैंडम ऐसे देखना है आपको, निकालने बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। ऐसे ही करना है इसको। बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, है ना। तो ये क्लॉक्स वाले क्वेश्चन भी बताए हैं। तो हमको पता है कि भाई जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना।
तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री, है ना। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में घूमेगी 0.5 डिग्री, है ना। तो ये हो गई आवर एंड की स्पीड। स्पीड ऑफ आवर एंड इज 0.5 डिग्रीज पर मिनट, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसी स्पीड निकालेंगे मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड अगर पूरा एक चक्कर घूमती है तो 1 घंटा होता है ना, है ना, बात समझ आ रही है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कर लेती है, 60 मिनट में 360 डिग्री कर लेती है। तो 1 मिनट में कितना करती है, 6 डिग्री। तो मिनट हैंड की जो स्पीड है वो कितनी हो गई, वो हो गई 6 डिग्री पर मिनट। कितनी हो गई, 6 डिग्री पर मिनट, है ना। समझ में आई बात। सिक्स डिग्री पर मिनट, कूल, ओके। अब हमसे क्या पूछा है कि कोइंसाइड कब करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो 3 जब बचता है, 3 जब बचता है तो सुई ऐसे होती है, मिनट वाली ऐसे होती है, आवर वाली ऐसे होती है ना। तो इसको इससे कोइंसाइड करने के लिए ये 90 डिग्री कवर करना पड़ेगा, 90 डिग्री रिलेटिवली कवर करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसमें ना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है कि हमको पता है कि एक जो ये आवर एंड है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूम रही है और मिनट वाली 6 डिग्री घूम रही है। तो रिलेटिवली मिनट वाली कितना ज़्यादा घूम रही है, 5.5 डिग्री घूम रही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि घंटे की जो सुई है वो 0.5 डिग्री घूम रही है 1 मिनट में, और जो मिनट वाली है वो 6 डिग्री घूम रही है 1 मिनट में, तो मिनट वाली ज़्यादा तेज घूम रही है ना। कितना ज़्यादा तेज घूम रही है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो मिनट वाली है वो 5.5 डिग्री कवर कर रही है रिलेटिवली 1 मिनट में। 1 मिनट में 5.5 डिग्री कवर कर रही है ना। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 5.5 डिग्री कवर कर रही है, राइट। अच्छा, अगर कोइंसाइड करना है इसको इससे तो कितना कवर करना है, 90 डिग्री कवर करना है रिलेटिवली 90 डिग्री कवर करना है। और 1 मिनट में वो कवर कर पा रही है 5.5 डिग्रीज। तो 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी, 1/1 5.5। और 90 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी, 90/5.5। तो ये लगभग कितना आएगा, 90 × 10/55। तो 5 11 जा 5 2 जा, तो 180/11। 180/11 करोगे आप तो कितना आएगा, 1 1 जा 8 में से 1 गया 70, 11 6 जा 66, फिर 40, तो ये आ जाएगा 33। 16.3 मिनट्स लगेगा इसको। तो इसका मतलब जब 3:16 और क्या बोलते हैं 16 मिनट के बाद होगा, 3:16 हो चुका होगा और 3 मिनट 17। 16.3 का क्या मतलब है, 16 और 17 के बीच में नहीं है, तो इसके बीच में कोइंसाइड करेगी, है ना, इसके बीच में कोइंसाइड करेगी। क्लियर है बात। तो हमें क्या बताना था, तो पहली स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही आपको दूसरी स्टेटमेंट निकालनी है। दूसरी स्टेटमेंट के लिए सेम काम करना है। पहले देखो 4 बजे क्या होता है, 4 जब बजता है तो ऐसे होती है सुई, है ना, ऐसे होती है मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। अच्छा, इसमें मिनट हैंड और सेकंड हैंड की बात करी गई है, तो आवर की बात नहीं करी गई है। तो सेकंड और मिनट ऐसे ही होती हैं, दोनों ऐसे ही होती हैं। 4 जब बज रहा होता है तो आपको ये देखना है कि टोटल, है ना, रिलेटिव स्पीड देखनी है सबसे पहले। तो जो 1 मिनट वाली सुई है वो अभी मैंने क्या बताया कि मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट में, है ना। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगी, 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री कवर करेगी 1 सेकंड में। और सेकंड वाली सुई का क्या है, सेकंड वाली 6 डिग्री कवर करती है, क्योंकि सेकंड वाली तो क्या है, सेकंड वाली भाई पूरे 60 सेकंड में 360 डिग्री कवर कर लेती है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री कवर करती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, 5.9 डिग्रीज पर सेकेंड, है ना, मतलब 5.9 डिग्री कवर कर लेती है 1 सेकंड में। तो अब इसको कवर कितना करना है, 360 डिग्री, पूरा ऐसे घूम के आना है, 360 डिग्री कवर करना है। तो बस अब निकाल लो कितने सेकंड लगेगा,
360 अपॉन 5.9 इतना लगेगा लगभग। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। 60 अगर होता तो 6 आता, है ना। तो ये 60 मिनट से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन 60 मिनट्स आएगा, जस्ट लेस देन 60 मिनट्स, है ना। तो बेसिकली सही लिखा है ये, 458 और 459 के बीच में कोइंसाइड कर जाएगी एक बार, है ना। 60 मिनट से कम में कोइंसाइड करेगी वहाँ पे। 5.9 आ रहा है ना, इसको करोगे तो आप ये वैल्यू जो है वो 58 से 59 के बीच में आएगी। एक मिनट, ये क्या आया है, ये हमारा सेकंड्स आया है ना, इतने सेकंड्स में करेगी तो इसको मिनट्स में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसको 60 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 1 डिग्री जो है 1/5.9 सेकेंड्स में कवर करता है ना। तो 360 डिग्री कितने में कवर करेगा, 360 बाय 5.9 सेकेंड्स में। है ना। अब ऐसे आपको चक्कर निकालने हैं, खूब सारे चक्कर होंगे ऐसे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बाय 60 करेंगे तो 6/5.9, 6/5.9 मिनट्स लगेगा, है ना, 360 डिग्री कवर करने में। 6/5.9 मिनट्स लगेगा 360 डिग्री एक बार कवर करने में, है ना। फिर से आप देखो कितनी बार कवर होगा ये। तो ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 58 मिनट्स और 59 मिनट्स के बीच में एक और बार आ जाएगा, है ना। तो वो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा है और, बहुत बचा है। चलो फटाफट करेंगे, थोड़ा तेज़, है ना। देयर आर 2 कंटेनर्स एक्स एंड वाई 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। एक्स में क्या है, 100 ml मिल्क है, इसमें 100 ml मिल्क है, ठीक है। और इसमें 100 ml वाटर है, इसमें 100 ml वाटर है, ठीक है। 20 ml ऑफ मिल्क, यहाँ से 20 ml मिल्क निकाला और इसमें भेज दिया, तो यहाँ पे मिल्क कितना बचा, 80 ml। और यहाँ पे 100 ml 120 ml सॉल्यूशन हो गया, जिसमें से 20 ml मिल्क है और 100 ml वाटर है ना। अच्छा एक और बात, 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर टू वाई। अच्छा फिर यहाँ से 20 ml ऑफ मिल्क आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ दिस मिक्सचर, इसका 20 ml, इसका 20 ml फिर से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। अच्छा बट इस 20 ml में मिक्स हो गया अब तो सब, अब इस 20 ml में मिल्क भी होगा वाटर भी होगा, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कितना मिल्क है और कितना वाटर है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो रेशियो कितना है, 20:100, दैट इज 1, ये आ जाएगा 1:5। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 1:5 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मिल्क कितना होगा 1/6 × 20, और यहाँ पे वाटर कितना होगा 5/6 × 20। इतना वाटर होगा और इतना मिल्क होगा, है ना। तो ये जो 80 ml है ये तो पूरा मिल्क है, तो 80 में ये प्लस हो जाएगा, तो मिल्क कितना बच जाएगा यहाँ पे 80 + 20/6, ये हो गया यहाँ पे मिल्क, ठीक है, ये हो गया मिल्क। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर तो यही है 100/6, ये हो गया यहाँ पे वाटर। और यहाँ पे क्या हालत होगी इसकी, 120 ml जो था, है ना, 120 ml में कितना कितना गया, पहले तो 20 ml चला गया, तो बचा कितना 100 ml बचा, है ना। अब इस 100 ml में से मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो मिल्क कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 ml मिल्क था, उसमें से गया कितना, हाँ तो इसमें पूछा गया पहले, तो ये देखो इफ m डिनोट्स द प्रपोर्शन ऑफ मिल्क इन x एंड n डिनोट्स द प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन y। हाँ तो ठीक तो है, 20 ml मिल्क 100 ml वाटर था, ठीक है। तो 20 ml में कितना चला गया, इतना चला गया, तो बचा कितना 5/6 × 20, ये मिल्क बचा है इसमें, है ना। और वाटर कितना बचा है, वाटर बचा है इसमें, वाटर कितना बचा है, y में वाटर कितना बचा है, आगे कर लेते हैं, y में वाटर कितना बचा है, वाटर बचा है
100 ml वाटर था, इसमें से चला कितना गया 100/6, तो कितना बचा 5/6 इंटू 100, इतना वाटर बचा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इफ m डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, x में मिल्क कितना है ये डिनोट कर रहा है ना। तो मिल्क कितना है भाई बताओ यहाँ पे, 6 8 जा 48, 500/6, तो x में 500/6 ml मिल्क है, ठीक है। और टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 20 ml डाला है, 80 ml पहले से था, 20 ml डाला है, तो टोटल मिला कितना हो गया 100 ml। तो 500/6 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये इतना ही आ गया 250/3, 250/3% इसमें मिल्क है, ठीक। ये m की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, दिस इज m। और n क्या डिनोट कर रहा है, n डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, तो वाटर कितना है यहाँ पे 500/6 अपॉन टोटल मिक्सचर में कितना बचा 100 ml इंटू 100, तो इसका भी आंसर कितना आया 250/3, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया n हो गया, है ना। दोनों का परसेंटेज बराबर आ रहा है, क्लियर है बात। तो ए ऑप्शन सही हो गया इसका, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर। p एक प्राइम नंबर है और q एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। p क्रॉस q कैन बी एन ऑड नंबर, बिल्कुल हो सकता है ना। p एक प्राइम नंबर है 3 ले लो, और q कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी ले लो, कंपोजिट नंबर 7 ले लो, कंपोजिट नंबर है 7, है ना। अच्छा प्राइम नंबर भी है, सॉरी 3 मत लो, 9 ले लो, कंपोजिट नंबर में 9 ले लो, तो 3 इंटू 9 27 आ गया, ऑड नंबर है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। q बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर, क्या q बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर, डेफिनेटली। यही एग्जाम्पल ले लो, 9/3 कितना आता है 3 आता है, 3 एक प्राइम नंबर है। p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, p प्लस क्यू कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, 1 और 2 तो सही है। और कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं, 3 p प्लस क्यू कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, क्योंकि एक प्राइम नंबर ऑलरेडी है, उसमें आपने कंपोजिट नंबर प्लस किया है। नहीं, इट कैन बी अ प्राइम नंबर, डेफिनेटली इट कैन बी अ प्राइम नंबर। 3 है, 3 में हमने प्लस कर दिया 10, 10 तो कंपोजिट नंबर है, तो रिजल्टेंट आया 13, तो 13 क्या हो गया, 13 भी प्राइम नंबर है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है, तो ये तीनों सही है आंसर, है ना, 1 2 एंड 3, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अ पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स, है ना। एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट आपको पता होगा कैसे बनता है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसमें वो होते हैं, ऐसे मान लो, फिर ऐसे, इस टाइप से होता है ना। तो B जो है, इफ B C D E एंड E करस्पॉन्ड टू 90 डिग्री, तो इसमें एंगल्स बनते हैं बेसिकली, है ना। तो उसको हटा देते हैं हम। तो B कितना एंगल बना रहा है, B 90 डिग्री एंगल बना रहा है, C बना रहा है 50 डिग्री एंगल, और D बना रहा है 45 डिग्री एंगल, और E बना रहा है 75 डिग्री एंगल, और A का पता नहीं, और टोटल मिला के कितना होता है 360 डिग्री। तो A कितना बना रहा होगा, यहाँ से प्लस करो, 45 प्लस 75 होता है कितना 120, 120 प्लस 50 170, 170 प्लस 90 260, तो इसमें से 260 माइनस कर दो, कितना आया 100 डिग्रीज। तो ए जो एंगल बना रहा है दैट इज 100 डिग्रीज, है ना। ए जो एंगल बना रहा है दैट इज 100 डिग्रीज। तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए क्या होगा, जितना ए एंगल बना रहा है 100 अपॉन टोटल कितना है 360 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 2 18 जा 2 5 जा 2 9 जा 18 250 जा 250/9, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 250/9, क्लियर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। m and n डिनोट द पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। m क्या है, m बेसिकली 3 की पावर है, तो बेसिकली क्या कर रहा है 15 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है, 15 14 13 इस टाइप से करते करते 1 तक ले जा रहा है ना। तो हमको तो बस ऐसे 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं, यहाँ से 1 से लेकर 15 तक, है ना। तो 3 का टेबल लिख दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये सारे नंबर्स आ रहे होंगे 3 6 9 12 15, इसमें 3 की पावर्स आ रही होंगी। कितनी बार 3 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। इसका मतलब जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, है ना। m की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। आगे बढ़ते हैं। What is the value of x in the sequence this? तो ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस तो काम कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो ये 14, ये 20, और ये कितने का आ रहा है? 70 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 का। कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन टाइप कुछ है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 3 इंटू 3, 9 9 4 36, ये आ जाएगा। और अच्छा 2 इंटू 2 को हम 4 भी लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 4। अच्छा 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 2। तो ये कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है। 1 1 2 2 2 3 3 3 4। अब अगर यही पैटर्न सही है तो ऐसे आना चाहिए 4 4 5। क्या आ रहा है? 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 आ रहा है। और इसमें भी आना चाहिए 5 5 6। 25 इंटू 6 कितना होता है? 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 150 आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा 6 इंटू 6 इंटू 7। तो 36 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42, 252। तो इसका आंसर कितना आ गया? 252। करेक्ट है बात। आगे बढ़ते हैं। 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 vowel and 1 consonant from English alphabet are to be used in forming passwords such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such passwords can be generated? तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3। अच्छा वॉवल्स कितने होते हैं? वॉवल्स 5 होते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं, करेक्ट। नॉन जीरो डिजिट्स कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं, ओके। आर टू बी यूज इन फॉर्मेट सच जाता है ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद अ वॉवल। यहाँ पे वॉवल आना चाहिए और यहाँ पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए, है ना। तो वॉवल कितने हैं? 5 हैं, तो यहाँ पे 5 तरीकों से लेटर रख सकते हो। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 है, तो 21 तरीकों से यहाँ पे रख सकते हो। और बीच में 9 लेटर्स हैं, तो 9 लेटर्स लिख सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, 105 इंटू 9, 945 आ गया आंसर, है ना। कितना आ गया? 945। यहाँ पे 5 तरीकों से नंबर रख सकते हो, यहाँ पे 9 तरीकों से रख सकते हो, और यहाँ पे 21 तरीकों से रख सकते हो। तो और सारे आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे किया, तो जाके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखिए फाउंडेशन कोर्स में, वहाँ पे सब बता रखा है ये, है ना। इनफैक्ट PYQs वाली सीरीज में भी बता रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? 3 consecutive integers कभी भी लेने हो तो हम हमेशा ऐसे लेंगे, n-1, n और n+1। तो ये 3 consecutive integers हैं। n-1 में +1 करोगे तो n आएगा, n में +1 करोगे तो n+1 आएगा, है ना। इन तीनों का जो सम है, सम मतलब सम कितना आएगा? 3n आएगा। दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। अब कभी भी ध्यान रखना, यहाँ से n काट मत देना,
दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स। तो एक्चुअली में हमको क्या करना होता है, इसको इधर लेके आओ, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री एन इज इक्वल टू जीरो। नाउ टेक n कॉमन, n को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से या तो n जीरो हो जाए, एक सॉल्यूशन ये आ गया, और दूसरा सॉल्यूशन कि n स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री ये जीरो हो जाए, तभी भी प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, करेक्ट। तो n स्क्वायर यहाँ से आ गया 4 और n कितना आ जाएगा प्लस माइनस टू। तो दो वैल्यूज़ n की यहाँ से और एक वैल्यू यहाँ से, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर देते इसको यहाँ पे, तो आपके आंसर सिर्फ 2 आते, प्लस माइनस टू, है ना। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी कर रहे होंगे, वो बोलेंगे सर हमने तो ऐसे ही किया था, n स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2, तो उनका एक ही आता। तो तीनों ऑप्शन है आपको एलिमिनेट करने के लिए, है ना। समझ में आई बात। तो जब भी ऐसे लिखा हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो दो वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं, एक है प्लस माइनस बी, एक प्लस बी और एक माइनस बी, अगर बी पॉजिटिव है तो, है ना। तो प्लस माइनस बी दो वैल्यूज़ इसकी पॉसिबल होती हैं, करेक्ट। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। और ऐसे कभी भी लिखा हो दोनों साइड कुछ वेरिएबल हो तो उसको काटना नहीं है, एक साइड ले जाके उसको कॉमन लेना है, करेक्ट। इससे क्या होता है, इससे सॉल्यूशन मिस नहीं होते आपके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म पॉइंट 0.x5 वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो 0.xy एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। हमको बताना है कि भाई नॉन जीरो डिजिट्स होनी चाहिए x और y की, और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 डिजिट आ सकती हैं, यहाँ पे 8 डिजिट आ सकती हैं। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 9 इंटू 8 दैट इज 72। तो आंसर क्या हो गया, 72। क्लियर है बात। दो क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से जल्दी कर लेते हैं। देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल, 9 कप प्लेस्ड हैं, अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो 9 कप कैसे अरेंज करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको सारे 9 कप्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आउट ऑफ विच 6 कप्स कंटेन कॉफ़ी एंड 3 कप्स कंटेन टी। तो 6 कप में कॉफ़ी है, तो 6 कप कॉफ़ी के हैं जो कि आइडेंटिकल है, और 3 कप टी के हैं जो कि आइडेंटिकल है ना। और इन सबको आपको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हैं इन सबको अरेंज करने के। तो कितनी प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस आर देयर। और मैंने आपको बताया था कि n नंबर ऑफ प्लेसेस में n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के वेज कितने होते हैं, फैक्टोरियल n। बट अगर फैक्टोरियल n तो होते हैं, बट अगर 6 अगर कुछ एक टाइप के हों और कुछ दूसरे टाइप के हों तो हमको वो डिवाइड करना पड़ता है, ये बता रखा है पहले, है ना। तो अगर हमको 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है इन 9 स्पेसेस में, जिसमें से 6 एक टाइप के हैं और 3 एक टाइप के हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते हैं, फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल 9। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, 9 स्पेसेस हैं तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, है ना। क्लियर है बात। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल a3, ऐसे करते करते। ये a1 एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, a2 दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, a3 तीसरे टाइप के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे है 6 कप कॉफ़ी के हैं, 3 कप टी के हैं, तो 6 कप आइडेंटिकल है ना, 6 कप कॉफ़ी के। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेज। बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको तो वो वाले वेज चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी होना चाहिए यहाँ पे। इसमें तो सारे आ गए ना, तो हमने इसमें से वो वाले तरीके हटा दिए जिसमें एक भी कप कॉफ़ी का किसी रो में नहीं है। मान लो सारे टी के आ गए, तीनों टी के ना, तीनों टी के एक रो में आ गए, तो ये केस वो आ गया जिसमें जो इसको वॉयलेट कर रहा है ना। तो ये सारे केसेस हटा देंगे हम। तो ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं, एक बार इस केस, एक बार इस रो में, एक बार इस रो में, एक बार इस रो में। तो ऐसे टोटल 3 केसेस हैं जिसमें एटलीस्ट एक भी कप कॉफ़ी का नहीं होगा किसी रो में। तो इस पूरे में से 3 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करो, कितना आया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 3। तो ये कट गया, 3 2 6 होता है, तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू 2, तो 3 3 9, 2 4 8। तो ये करो 4 3 12 इंटू 7 7 2 84 माइनस 3,
84 माइनस 3 दैट इज 81। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए? 81। क्लियर है बात? राइट, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kgs। ये सिंपल है। ए बी सी का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 40 kgs। एवरेज वेट ऑफ बी डी एंड ई, बी डी एंड ई, इनका एवरेज वेट कितना है? 42 kgs। एंड वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, और एफ जो है वो बी के बराबर है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन 1 2 3 4 5 6 6, ये कैलकुलेट करना है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले तो क्या करोगे? सबसे पहले अच्छा, f जो है वो तो b के बराबर है ना। इसका मतलब यहाँ पे f रख सकते हैं हम। इसका मतलब f प्लस डी प्लस ई अपॉन 3, ये किसके बराबर होगा? 42 के बराबर। अब इसको और इसको प्लस कर दो आपस में, तो ये आ जाएगा पूरा नीचे, बस नीचे 3 आएगा। हमको ये कैलकुलेट करना है, और हमारा क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो इधर आओ, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 प्लस एफ प्लस डी प्लस ई बाई 3, ये मिला के कितना हो जाएगा? 40 प्लस 42 डेट इज जो भी आएगा। तो ये आंसर में हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन 3, ये मिला के आ जाएगा 82, है ना। हमको तो बाई 6 निकालना है, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा? 41, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 41। क्लियर है बात? तो हमारा सारा क्वांट खत्म हो चुका है अब सीसैट 2022 का। काफ़ी फास्ट पेस में हमने किया है ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवाइज हो, है ना। चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। शॉर्ट्स हमारे आते रहते हैं, होप यू आर एंजॉइंग द शॉर्ट्स। और कोई सजेशन हो देन प्लीज़ यू कैन ईमेल अस ऑन आवर ईमेल ID queries@thelaymanway.com, और यू कैन व्हाट्सएप अस एट, कौन सा नंबर है? 77, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, मैं नंबर लिख देता हूँ, 7724886251। Thank you so much. I'll see you in the next lecture, and thank you for being thank you for being the part of the community. चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं. Until then, bye bye, take care, and a very best of luck for UPSC CSE. Bye bye.